guys, welcome to Scholar's Nest. Today we are going to study class 10th science chapter 10 that is light, reflection and refraction. आज हम लोग कक्षा 10वीं की साइंस का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइट. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आखिर लाइट होता क्या है? तो जैसा आप देख सकते हैं कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय टिपिकल ह्यूमन. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि किसी भी इंसान के द्वारा देखा जा सके. The wave nature of light was first illustrated through experiments on diffraction and interference. Like all electromagnetic waves, light can travel through a vacuum. सभी electromagnetic waves की तरह light जो है वो vacuum के through जो है travel कर सकता है. Light does not always require a medium to travel. It can also travel in a vacuum. अच्छा, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लेट सपोज अगर जब सनलाइट पड़ता है या जो हमारे यहाँ जो बल्ब घर में लगता है अगर उसकी लाइट जाके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसके पड़ने के बाद जब उससे रिफ्लेक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट और हमारा आई जब उसे कैच करता है तो उसी वजह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जो है वो देख पाते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. तो जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट जो उस पर गिरता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. यही reflected light की वजह से हम लोग उस given object को देख पाते हैं. Light seems to travel in a straight line. जो light है वो straight line में जो है वो travel करता है. We are able to see objects through transparent medium as light is transmitted through it. हम लोग किसी भी object को देख सकते हैं transparent medium में क्योंकि लाइट जो है उससे ट्रांसमिट कर सकता है. क्योंकि लाइट जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जा सकता है इसी वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट मीडियम में देख सकते हैं. क्यों? और अगर लाइट नहीं ट्रैवल कर पाएगा किसी मीडियम के थ्रू तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. जैसा आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पिक्चर में कि 3 तरह का मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. जो ट्रांसपेरेंट जो होता है मीडियम अगर उसके थ्रू आप लाइट जो है वो सभी लाइट जो है वो पास कर जाता है. ऑल लाइट पासेस थ्रू दी ट्रांसपेरेंट मीडियम. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम बिकॉज ऑल लाइट कैन पास थ्रू इट. अच्छा, ट्रांसलूसेंट के केस में सम लाइट ओनली पासेस थ्रू दी ट्रांसलूसेंट मीडियम. इसी वजह से हम लोग देख तो पाते हैं बट धुंधला देखते हैं. अच्छा, ओपेक के केस में कोई लाइट जो है वो पास नहीं कर पा सकता है ओपेक मीडियम में. इसी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को है नहीं देख पाते हैं. जैसे हमारा वॉल का एग्जांपल हो गया, वॉल हमारा एक ओपेक मीडियम हो गया, हम लोग वॉल के दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं. तो मेनली जो होता है वो 3 तरह का मीडियम होता है. एक ट्रांसपेरेंट जैसा लिखा हुआ है, नंबर दूसरा ट्रांसलूसेंट और नंबर तीसरा ओपेक. अब सबसे जो एक कॉन्सेप्ट जो है जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है वो है डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो इट रेफर्स टू वेरियस फिनोमिना that occurs when a wave encounters an obstacle or opening. So ये जो एक डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है जो अकर करता है जब कोई भी वेव जो है वो इनकाउंटर करता है किसी तरीका का ऑब्स्टेकल. अगर कोई वेव ट्रेवल कर रहा है और उसको कोई तरह का ऑब्स्टेकल मान लीजिए उसके रास्ते में आ जाता है या कोई ओपनिंग आती है तो उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं. It is defined as the bending of waves around the corner of the obstacle. कहीं ना कहीं वेव्स का मुड़ना कॉर्नर्स के अबाउट किसी भी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के अबाउट वेव के मुड़ने को ही डिफ्रैक्शन कहते हैं. अब हम लोग 9th में हमने कॉन्सेप्ट समझा बट हम लोग इसे फर्दर 10th में जो है रिवाइज करते हैं. दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो ये स्टेट करता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दोनों इक्वल होना चाहिए. अच्छा, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द सेम प्लेन. यानी जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल टू द मिरर है जो और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे सभी सेम प्लेन पे जो है वो लाई करते हैं. यही दोनों मेन स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर के केस में। तो जो प्लेन मिरर होता है उस केस में जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, दूसरा, द हाइट बोलिए या साइज बोलिए ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो हाइट, जैसा आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दैट इज h0 और hi जो होती है वो कहीं ना कहीं सेम होती है इन द केस ऑफ अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का एग्जांपल है। अच्छा, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर होता है वो इक्वल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। और फाइनली जो चौथा प्रॉपर्टी होता है इमेज का वो होता है कि वो लैटरली इन्वर्टेड होता है इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर। सो यही चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ इमेज है उसका आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यही पूरा रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ प्लेन मिरर है। अब हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दीज आर मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। ये वो मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जैसा आप ये इमेज में देख सकते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जैसा आप यहां देख सकते हैं। जैसे इस केस में इनवर्ड के तरफ, अंदर के तरफ जो है वो है कर्व किया हुआ, और इस केस में जैसा आप देख सकते हैं आउटवर्ड की तरफ जो है कहीं ना कहीं कर्व्ड होता है। तो दो तरह का होता है, एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है। ये आउटवर्ड, ये वाला मैं बता रहा हूं, ये आउटवर्ड आप देख सकते हैं बाहर की तरह निकला हुआ है, और ये जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ है। सो कनकेव मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड के तरफ कर्व्ड होता है, वो कनकेव मिरर होता है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये कन्वेक्स मिरर का जो है एग्जांपल है, जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये ब्लू वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला, ये जो है वो कर्व्ड जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड होता है, तो उसी को हम लोग कन्वेक्स मिरर जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि रिलेटेड है टू स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहला है पोल। सो पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। तो ये जो सेंटर है आप देख सकते हैं मिरर का, यहां पर जहां पर मेरा पॉइंटर है वहां आप देखिए, तो जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑफ ए मिरर इज नोन एज द पोल। अच्छा, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय P। तो ये लाई करता है हमेशा सरफेस पे मिरर के, यानी वो मिरर के सरफेस पे, जैसे यहां पर कन्वेक्स के केस में और यहां कनकेव के केस पे, हमेशा वो सरफेस पे कहीं ना कहीं यहां पर या यहां पर जो है सरफेस पे जो है वो लाई करता है, और उसको डिनोट किया जाता है P से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। द स्फीयर हैज अ सेंटर। This point is called the center of curvature of a spherical mirror. It is denoted by C. तो जो एक स्फेरिकल मिरर होता है वो कहीं ना कहीं वो एक पार्ट होता है एक स्फीयर का, एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ऐसे जब इसको आप पूरा कंप्लीट करोगे इस डायग्राम को, तो ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर टाइप का बन जाता है, इस तरह से ऐसे करके स्फीयर। तो जो स्फीयर का होता है डेफिनेटली कोई ना कोई सेंटर होगा, तो वही उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और इसे डिनोट करते हैं C को। एक तरह से कहीं ना कहीं सेंटर पे लाई करता है, इसे आप C समझ लीजिए, यहीं पर आपका C रहेगा, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पॉइंट को कहीं ना कहीं देख सकते हो, इस पॉइंट को, तो इसे सेंटर ऑफ हम लोग कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन द फ्रंट ऑफ इट। जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कनकेव मिरर का, वो लाई करता है उसके फ्रंट में, जैसा आप यहां देख सकते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दैट इज C। तो ये जो है ये फ्रंट में लाई कर रहा है, ये इसके फ्रंट में यानी इस तरफ लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग ये इसके फ्रंट में, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो उसके कहीं ना कहीं ये फ्रंट में लाई करता है कनकेव मिरर के केस में। और वही हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। वहीं जबकि आप कन्वेक्स मिरर का केस में देखिएगा तो ये जो कन्वेक्स मिरर है इसके केस में कहीं ना कहीं वो बिहाइंड में लाई करता है, कन्वेक्स मिरर के केस में। अच्छा, अब आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है,
डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो जैसा मैंने बात किया कि कहीं ना कहीं वो स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है, और वो जो स्फेयर होता है उसका कुछ वो सेंटर होता है, तो वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है, बट वो स्फीयर का कहीं ना कहीं कोई रेडियस भी होता है, तो वही ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इसे हम लोग आर से जो है वो डिनोट करते हैं। और ये डिस्टेंस पी सी, यहाँ पर पी जो है वो पोल है ऑफ द मिरर एंड सी जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो पी और सी के बीच में डिस्टेंस होता है वही कहीं ना कहीं हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बन जाता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं सी हो गया, और ये हमारा कहीं ना कहीं पी हो गया, और ये जो पी और सी के बीच में डिस्टेंस होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वही हमारा ये पूरा डिस्टेंस, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। अब है अगला कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा आप यहां देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन, ये जो सीधा लाइन यहां पर ड्रॉन है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इट इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये नॉर्मल एक तरह से परपेंडिकुलर है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, और पोल के ऊपर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये नॉर्मल जो है वो फॉर्म करता है। अच्छा, एक एक्टिविटी है 10.2 एनसीईआरटी में दिया हुआ, जहां पर कि एक कनकेव मिरर को लिया गया है और उसको उस कॉनकेव मिरर को यूज किया गया है कन्वर्ज करने के लिए सनलाइट को एक पेपर के ऊपर, राइट। तो उस एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वो क्या था कि द पेपर एट फर्स्ट, जब हम लोग कन्वर्ज करते हैं उस सनलाइट को कनकेव मिरर को यूज करके एक पेपर के ऊपर, तो पेपर धीरे धीरे वो जो है वो, क्योंकि उस लाइट की वजह से जो एक पॉइंट पे वो कंसंट्रेट है उसकी वजह से धीरे धीरे उसमें जो है वो कहीं ना कहीं बर्निंग होने लग जाता है और उसमें फायर इग्नाइट हो जाता है। तो उसी का जो कंक्लूजन है उस एक्टिविटी का वो ये है कि द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर। तो ये जो हमारा जो इस कंक्लूजन इसका ये है कि जब आप पेपर, हम लोग कनकेव मिरर को यूज करते हैं सनलाइट को कन्वर्ज कराने के लिए, तो धीरे धीरे जो स्मोक जो है वो उस पेपर से आने लगता है स्टार्टिंग में, और इवेंचुअली जो है उसमें वो फायर जो है वो पकड़ लेता है। तो आखिर क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज इट कैच फायर, यानी इस पेपर के ऊपर क्यों फायर जो है वो पकड़ लेता है वो पेपर। सो जो लाइट फ्रॉम द सन, जो लाइट होता है सन से, इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट, जैसा मैंने बताया जो लाइट होता है सन से वो कन्वर्ज किया कराया जाता है एक पॉइंट पे एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। तो कनकेव मिरर कहीं ना कहीं वो जो है लाइट जो सन से आता है उसको कन्वर्ज कराता है एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट, कहीं ना कहीं शार्प ब्राइट स्पॉट की तरह एक मिरर जो है उसको पॉइंट कराता है, कन्वर्ज कराता है लाइट से जो सन से आता है। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। इनफैक्ट ये जो शार्प ब्राइट स्पॉट है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो इमेज है सन का उस शीट ऑफ पेपर पे। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये जो पॉइंट जिसका हम बात कर रहे हैं, जो कि जहां पर कहीं ना कहीं इमेज बन रहा है सन का, वो पॉइंट कुछ भी नहीं है, वो फोकस ऑफ द कनकेव मिरर है, राइट। और ये जो द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग हीट को लाइट के फॉर्म में जो कहीं ना कहीं होता है सन के एक गिवन पॉइंट पे, तो वो इग्नाइट कर देता है, वो एक तरह से हीट प्रोड्यूस करता है और वो इग्नाइट कर देता है उस कागज को, उस पेपर को। अब एक और पॉइंट कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स अस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो द डिस्टेंस जो होता है इमेज का फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर, यानी जो इमेज का डिस्टेंस, जो इस केस में जो है वो फोकस पे जो इमेज है हमारा सन का जो है बन रहा है, और कहीं ना कहीं टू दैट ऑफ द मिरर गिव्स अस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी मोटा मोटी की जो फोकल लेंथ होता है वो कुछ नहीं होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल होता है। अगला पॉइंट कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द पैरेलल रेज, इस केस में आप देख सकते हो यहां पर मैंने इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो इसमें यह दिखा रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस that are coming from the infinity are falling on the concave mirror and are being reflected are all meeting या intersecting बोल दीजिए at a point on the principal axis. This point is called the principal focus. जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था आपको फोकस के बारे में, तो यहाँ पर उसको फर्दर मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ कि आखिर होता क्या है फोकस। तो एक इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं, जैसा हम लोग सन के केस में देख रहे थे कि एक इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है वो पैरेलल रेज जो है वो आ रहे हैं, और वो सब जो है कहीं ना कहीं कनकेव मिरर पे जो है वो फॉल कर रहे हैं। हमारा कनकेव मिरर है यहाँ पर, और इस कनकेव मिरर में फॉल करने के बाद वो सब जो है वो रिफ्लेक्ट जो है वो कर रहे हैं, और ये सब रिफ्लेक्शन के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे जो है वो मीट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी, और वो जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इसी पॉइंट को जो है कहीं ना कहीं
हमें प्रिंसिपल फोकस क्या गया है, यानी दैट पॉइंट वेयर ऑल द reflected rays after reflection from the spherical mirror meets is known as that focus, right? अच्छा, in the case of convex mirror, अब यही आप convex mirror के केस में देखोगे तो the reflected ray appears to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus denoted by F. सेम ही बात है कि कहीं ना कहीं अगर कोई इंफिनिटी से कहीं ना कहीं पैरेलल रेज जो है वो आ रहा है तो ये, और इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि सभी रिफ्लेक्टेड रेज कहीं ना कहीं जब इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं, बिहाइंड द मिरर बनाता हूं, तो ये सब फोकस पे जाके कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज, यानी ये सब जो रिफ्लेक्टेड रेज है अपीयर्स टू कम, ये लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आ रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से अगर आप यहां से एक फोकस से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, राइट? सो तो कहीं ना कहीं लग रहा है, वो अपीयर करता है दैट दीज ऑल appears to come from a point that again lies on the principal axis, and this point is nothing but the principal focus that is denoted by capital F. अब the distance between the pole and the principal focus is called the focal length, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, denoted by small f. So ये जो distance between the pole and the focus, that is the principal focus और pole के बीच में जो distance होता है उसी को हम लोग focal length जो है वो कहते हैं, और इसे हम लोग small f से denote करते हैं। अब है एक पॉइंट की अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यानी जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर का, उसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं। इस केस में आप देख सकते हो ये जो mn है ना, ये हमारा कहीं ना कहीं डायमीटर है, ये mn, ये mn, ये पूरा mn, दिस इज नथिंग बट द अपर्चर। अच्छा, इस चैप्टर में मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग इस चैप्टर में, हमें एनसीईआरटी में सिर्फ क्लास 10th में वो उसी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है जिसका जो अपर्चर है दैट इज mn, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था, वो स्मॉलर हो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो उसे छोटा हो जिसका अपर्चर, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर विद स्मॉलर अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी स्फेरिकल मिरर के केस में जिसका छोटा स्मॉलर अपर्चर होता है, जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है कि r इज इक्वल्स टू 2 टाइम f, दैट इज जो रेडियस होता है ऑफ द कर्वेचर, दैट इज रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द फोकस। अब दिस इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल फोकस लाइज बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे क्या पता चलता है? इस फॉर्मूला को देखने के बाद हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहीं ना कहीं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जैसा आप यहां देख सकते हो, लाई करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है हमारा फोकस। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। हम लोग रे डायग्राम के मदद से हम लोग जो अलग अलग इमेजेस फॉर्म होता है स्फेरिकल मिरर के केस में, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये पॉइंट है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए यहां पर हम लोग जब कनकेव मिरर का एग्जांपल लेते हैं तो जब भी कोई पैरेलल रे जो है, जो कि पैरेलल रे किससे पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी जो रे जो पैरेलल होता है, जब वो आके हमारे कनकेव मिरर पे जो है वो फॉल करता है तो वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दी फोकस ओनली। और वही हमारा जो कन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा जब हमारा रिफ्लेक्शन हो जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारा जो है डाइवर्ज करता है हमारा है टू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो जब भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे रहता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज कर जाता है टू द फोकस, और कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जब जो पैरेलल रेज होता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस टू द फोकस, जैसा आप यहां देख सकते हो। अब जब यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्ज कर रहा है फोकस के टूवर्ड्स इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एक रे जो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू में, जैसा आप देख सकते हैं यहां पर, पास करता है, वो कहीं ना कहीं
which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. एक रे जो पास करता है to the principal focus of a concave mirror or a ray which directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. यानी कोई भी रे जो कि पास करेगा फोकस के थ्रू, चाहे वो कनकेव मिरर के केस में हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर के केस में हो, जहां पर आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है, इस केस में ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद वो अगर वो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं पैरेलल होके जो है रिफ्लेक्ट करेगा टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के केस में जो रिफ्लेक्टेड होगा वो पैरेलली जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छा, ए रे, थर्ड पॉइंट है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. एक रे जो पास करता है थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक जो रे है जो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो है वो पास करता है तो कहीं ना कहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो है अपने सेम पाथ पे जो है वो लौट जाता है. जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है, वो जैसे ही मिरर के पे फॉल करता है वो रिफ्लेक्शन जो है उसमें शुरू आ जाता है और वो रिफ्लेक्ट कर जाता है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, वो अपने सेम पाथ पे जो है रिटर्न कर जाता है. वही कन्वेक्स मिरर के केस में भी जो इंसिडेंट रे होता है जो है वो जो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो आता रहता है वो जब रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ से ही वापस जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है. अच्छा, चौथा पॉइंट है कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस towards a point P. This P is nothing but the pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. तो जब भी कोई obliquely मतलब होता है तिरछा, राइट? अगर कोई जो एक इंसिडेंट रे है जो तिरछा आता है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के और वो इंसिडेंस करता है हमारा कनकेव मिरर पे हो चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो जो है वो ऑब्लिक्वली यानी तिरछा ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज दिस पोल दैट इज पॉइंट P मेकिंग इक्वल एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यानी कि ये जो तिरछा जो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एंगल जो बनता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर के केस में हो. तो यही चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके मदद से हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर में जो है इमेजेस को जो है वो फॉर्म करते हैं यूजिंग रे डायग्राम. तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर जो है वो देखते हैं. जब इन्फिनिटी और या आप बोल सकते हैं पॉइंट साइज होता है जैसा आप यहां देख सकते हैं, और जो नेचर होता है वो इमेज का वो रियल और इन्वर्टेड होता है जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है. अच्छा, दूसरा केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है जो पोजीशन हो हमारे ऑब्जेक्ट का वो बियॉन्ड सी हो. ठीक है, तो जब बियॉन्ड सी यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सी, सो जब पोजीशन ऑफ द इस साइड जो इमेज का जो पोजीशन होता है वो होता है बिटवीन F एंड C, दैट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, राइट. और जो साइज होता है इमेज का वो कहीं ना कहीं डिमिनिश्ड होता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा छोटा इमेज बन रहा है देन दैट कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, जो नेचर होता है इमेज का वो भी रियल और इन्वर्टेड, देख सकते हो उल्टा इमेज कहीं ना कहीं हमारा बन रहा है, राइट. अच्छा, जो तीसरा केस है अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा C पे दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो, तब क्या हो, तो जो हमारा इमेज का जो पोजीशन होता है जैसा आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, तो जो इमेज का जो पोजीशन होता है वो भी एट C दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी जो है वो इमेज जो है वो बनता है. और जो इमेज का जो साइज होता है जैसा आप देख सकते हो इस पिक्चर में वो सेम होता है दैट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, जो नेचर होता है पर जो इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा आप देख सकते हो उल्टा इमेज कहीं ना कहीं बन रहा है. अब यहाँ पर जो चौथा केस है वहां पर आप देख लो कि जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का वो मान लो अगर हमारा पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का वो बिटवीन F हो एंड C हो, दैट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हो, तो जो हमारा इमेज का जो पोजीशन होता है वो बियॉन्ड C होता है, दैट इज की C के लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज बियॉन्ड C होगा, राइट. और जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो इनलार्ज होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा इमेज था वो कंपैरेटिवली उससे बहुत बड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं इनलार्ज हो जा रहा है, साइज इमेज का बढ़ गया. जो नेचर होता है इमेज का वो रियल इन्वर्टेड देख सकते हो, इमेज कभी भी उल्टा ही जो है वो बन रहा है. अच्छा, अब यहाँ जो E जो केस है उसमें आप देखो दैट इज द फिफ्थ केस में आप देख सकते हो कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं फोकस पे मान लो प्लेस करूं, ठीक है, एट फोकस हमारा अगर ऑब्जेक्ट प्लेस हो तो जो पोजीशन होता है इमेज का वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे बन रहा है. आप देख रहे हो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज जो है कहीं ना कहीं जो है वेव्स जो है वो जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो जो हमारा इमेज जो बनेगा
वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और जो साइज होगा इमेज का वो हाईली इनलार्ज होगा, यानी काफी बड़ा इमेज बनेगा, राइट। और जो जो भी नेचर जो होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड ही फिर भी होगा, यानी इन पांचों केसेस में जो है वो रियल और इन्वर्टेड भी होता है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, इन सब में जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अच्छा, बट जो यहां पर जो छठा केस है उसमें क्या होता है, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन अगर हमारा ऑब्जेक्ट करता है बिटवीन दी एफ दैट इज द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, तब उस केस में जो इमेज का जो पोजीशन होता है वो कहीं ना कहीं होता है बिहाइंड द मिरर। ये हमारा मिरर के पीछे आप देख सकते हो, मिरर के पीछे दैट इज राइट हैंड साइड में हमारा इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा है, और जो साइज होता है इमेज का जैसा आप देख सकते हो बड़ा हो गया, दैट इज इनलार्ज्ड है। इस केस में जो नेचर होता है वो इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है। आप देख सकते हो सीधा जो इमेज बन रहा है, ऐसे जो है वो सीधा खड़ा है, जो हमारा जाके ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी जो है सीधा ही खड़ा है। तो यही 6 जो है अलग अलग इमेज फॉर्मेशन होता है, अलग अलग पोजीशन पे रखने के ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर को थोड़ा डिटेल में समझने की चलो यार कोशिश करते हैं। तो जो पहला केस है दैट इज केस ए, जब हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक कनकेव मिरर को बना लेते हैं, राइट। ये कनकेव मिरर बन गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यार डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इट इज सेम, दैट इज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम होता है। तो ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे प्लेस्ड हो तो हमारे इस तरह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पैरेलल रेज जो है वो आएंगे और वो इंसिडेंट करेंगे हमारे कनकेव मिरर पे। तो जो पता होगा आपको, जो रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमारे इंसिडेंस होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं हमारे फोकस के थ्रू पास करते हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं इस तरह से वो पास करेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो कहीं ना कहीं यहां बनेगा। तो यार देख सकते हो आप, जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, राइट, जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कहीं ना कहीं हमारा एट इंफिनिटी पे था, एट इंफिनिटी। एंड जो हमारा पोजीशन था इमेज का, पोजीशन ऑफ इमेज वो कहीं ना कहीं हमारा एट फोकस पे, देख सकते हो आप हमारे जो रेज हैं आके वो यहां पर फोकस पे मीट करें, तो कहीं ना कहीं हमारा इमेज जो है कहां, फोकस पे, दैट इज एट एफ, हमारा फोकस पे कहीं ना कहीं जो इमेज है वो बन रहा है। जो हमारा साइज ऑफ द इमेज है वो आप देख सकते हो यार कि हाईली डिमिनिस्ड है, यानी काफी छोटा इमेज बन रहा है। आप देख सकते हो यार पॉइंट साइज इमेज कहीं ना कहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिस्ड। जो हमारा नेचर होता है कहीं ना कहीं इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये पहला केस हो गया है। तो चलो यार दूसरा केस हम लोग दैट इज द केस बी देखते हैं, जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने फिर से कनकेव मिरर जो है एक बना दिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी कहीं ना कहीं जब प्लेस्ड होगा तो हमारा फिर से ये जो है इंसिडेंट रे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं ना कहीं फोकस के थ्रू जो है वो पास कर जाएगा। आपको पता होगा कि जब कोई भी रे जो है वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो है वो जो पास करता है अगर, तो वो अपने जिस पाथ से वो जाता है उसी वापस पाथ से वो रिट्रीट कर जाता है, मतलब फ्रॉम द पाथ दैट इट विल कम इट विल रिट्रीट ऑन द सेम पाथ। तो इसी वजह से वो यहाँ इंसिडेंस किया और वापस उसी अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस चला गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये दोनों जो है यहाँ पर रेस कट किए, तो इमेज यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं, ये हमारा इमेज हो गया। तो जो हमारा इस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो हमने कहाँ प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं बियॉन्ड सी। तो हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में फिल करेंगे कि वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, यहाँ पर सी नहीं कुछ भी नहीं बट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होगा यानी जो हमारा इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जो हमारा साइज होगा इमेज का आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो छोटा हो जा रहा है, राइट, जो इमेज है, तो वो डिमिनिस्ड हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि वो डिमिनिस्ड है। जो नेचर होगा इमेज का कहीं ना कहीं वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आप देख रहे हो कि इमेज जो है वो कहीं ना कहीं उल्टा हो गया है, इसलिए रियल एंड हमारा इन्वर्टेड बनेगा। तो यार ये दो केस हो गया। अब हम लोग तीसरा केस डिस्कस करते हैं, दैट इज केस सी। जो तीसरा केस है जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को
सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी पे प्लेस करते हैं। तो हमने फिर से मिरर बना लिया हमारे लिए। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये हो गया, हमारा पोल हो गया, हमारा फोकस हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं ना कहीं जब प्लेस करते हैं तब कैसा इमेज बनता है? तो हमारा ये एक पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया। तो जो पैरेलल रे जो हमारा वो कहीं ना कहीं वो हमारा फोकस के थ्रू पास कर गया। और अगर हमारा कोई भी रे अगर फोकस के थ्रू पास करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो कहीं ना कहीं वो पैरेलल हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से मीट करेगा। तो जो हमारा इमेज है कहीं ना कहीं वो यहाँ बन जाएगा, राइट, यहाँ पर। तो इस केस में जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हमारा कहीं ना कहीं हमने सी पे किया, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो हमारा इमेज का पोजीशन है, जो हमारा इमेज का पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं एट सी, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे हमारा इमेज भी कहीं ना कहीं ये हमारा इमेज बन रहा है, राइट। जो साइज है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सेम साइज है, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैज द सेम साइज, इसलिए हम लोग लिख देंगे सेम साइज। जो हमारा नेचर होगा आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हमारा जो इमेज है वो उल्टा बन गया, ये अपवर्ड फेसिंग है, डाउनवर्ड फेसिंग है, तो इसलिए जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये ए, ये बी और ये सी केस। अब हमें 3 केसेस और डिस्कस करते हैं, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं डिस्कस। तो अब जो डी केस है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं हमने मिरर बना लिया, कनकेव मिरर, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर हम लोग अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं लेट से हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करें यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो हमारा ये जो पैरेलल रे है वो फॉल करेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से वो यहाँ पर इस तरह से चला जाएगा। अच्छा, अब जो हमारा एक इंसिडेंट रे जब यहाँ से पास करेगा, दैट इज जब आप इसे एक्सटेंड करोगे तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीम्स दैट इफ अ इंसिडेंट रे दैट सीम्स टू बी फॉलिंग ऑन दी कनकेव मिरर फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे डॉटेड फर्दर यहाँ बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये इमेज जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो आप इसे एक्सटेंड कर देना, ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपका इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। जो हमारा पोजीशन था इमेज का वो कहीं ना कहीं हमारा बियॉन्ड सी बना, राइट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सी, दैट इज बियॉन्ड सी बना। उसके बाद जो हमारा साइज था कहीं ना कहीं इमेज का वो आप देख सकते हो क्लियरली कि वो इनलार्ज्ड हो गया, राइट। हमारा इमेज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा साइज का बन गया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इनलार्ज्ड हो गया। जो नेचर था वो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही पड़ रहा, यानी उल्टा कहीं ना कहीं इमेज बना, राइट। ये अपवर्ड फेसिंग है, ये डाउनवर्ड फेसिंग है, तो इसलिए इमेज भी है जो हमारा अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है। जो हमारा 5वां केस है दैट इज ABCDE, हमने फिर से एक कनकेव मिरर कहीं ना कहीं बना लिया। इस बार हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकस पे प्लेस करके रखेंगे, राइट। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकस पे प्लेस कर दिया। तो हमारा अगेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेगा इस तरह से कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारा फिर से एक इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सीम्स टू गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे कहीं ना कहीं रिट्रेट कर जाएगा, तो इस तरह से कहीं ना कहीं, राइट। तो ये हमारा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये रेज इन्फिनिटी पे जा रहा है, राइट। ये जो दोनों रेज है वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जो मूव कर रहा है। तो जो हमारा इस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो हमने कहीं ना कहीं प्लेस किया ऑब्जेक्ट को फोकस पे। तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उस पर हम लोग फिल करेंगे एट एफ, दैट इज एट फोकस। जो हमारा पोजीशन होगा इमेज का, दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज, वो कहीं ना कहीं हमारा होगा एट इन्फिनिटी, राइट। एट इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं ये रेज जो है वो एज इट इज जाते रह रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना मिलेगा। जो साइज होता है इस केस में वो हाईली इनलार्ज बनता है, यानी काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसे हाईली इनलार्ज्ड।
जो नेचर होता है वो अभी बट रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा 5वां केस हो गया। और हमारा लास्ट फाइनली केस दैट इज एफ, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करके रखेंगे। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस करेंगे। तो इस केस में अगर यार हम लोग अगेन सेम तरीका से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट कोई इंसिडेंट रे इस तरह सीम्स टू इंसिडेंट अलॉन्ग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी सेम पाथ को कहीं ना कहीं रिट्रीट कर जाता है। तो इसका अगर हम लोग बैक ऑफ द मिरर में इमेज बने तो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। अभी हमारा एक इंसिडेंट रे है और ये हमारा कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो अगर इसे हम वापस बैक डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं वो जाके मीट करेगा। ये बैक ऑफ द मिरर जो है हमारा इमेज कहीं ना कहीं बन रहा है। तो इस केस में जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हमारा इस केस में हमारा पोजीशन हमने कहीं ना कहीं बिटवीन एफ एंड पी रखा है, दैट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। कहीं ना कहीं जो हमारा इमेज है वो बनेगा बिटवीन एफ एंड पी। जो इस केस में हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा दैट इज जो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा इस केस में होगा वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर बनेगा। आप देख सकते हो इमेज जो मिरर कहीं ना कहीं पीछे बन रहा है, इसलिए बिहाइंड द मिरर, राइट। जो साइज होगा आप देख सकते हो साइज जो है वो बड़ा हो गया, इसलिए साइज को हम लोग लिखेंगे इनलार्ज्ड। इस केस में जो नेचर होगा वो बाकी 5 केसेस से जो है बिल्कुल ए बी सी डी ई से बिल्कुल अलग होगा। इस केस में जो इमेज बन रहा होगा आप देख रहे होगे ये भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपवर्ड फेसिंग और जो इमेज है वो भी अपवर्ड फेसिंग यानी ऊपर की तरफ है। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो उसका नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, राइट। तो बस यही 5, ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली जो है वो हो सकता है कोई आपको प्लेस करके बनाने के लिए इमेज को बोल दे और ये सब गिवन जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ दे। तो इसीलिए ऐसे अच्छे से प्लीज़ प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा इसको बनाना। अच्छा, हमारा यूजेस आखिर क्या होता है हमारा कनकेव मिरर में? तो जो पहला यूज है वो इसको यूज किया जाता है कनकेव मिरर को इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट। तो जो टॉर्चेस हम लोग घर में यूज करते हैं या जो सर्च लाइट होता है ना, जो रेस्क्यू में यूज किया जाता है, या जो व्हीकल्स में जो हमारे हेडलाइट लग रहे थे वो सब कनकेवी मिरर के से पे जो है वर्क करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा सेविंग मिरर जो होता है टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, हमारे इमेज को जो है लार्ज करके वो हमारे इमेज को दिखाता है। सेविंग मिरर जो होते हैं वो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज होता है। अच्छा, जो डेंटिस्ट जो यूज करता है कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, यानी जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो भी कनकेव होता है। वो एक्चुअली जूम कर देता है हमारे टीथ को, जो पेशेंट का जिन पे वो ऑपरेट करते हैं ना, तो उसको जूम कर देता है सो दैट गलती ना हो। तो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अच्छा, concave mirror is used to produce heat in solar furnaces। concave mirror को अगेन यूज किया जाता है सोलर फर्नेसेस में हीट को पे जो है हीट प्रोड्यूस करने, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है concave mirror कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर देता है लाइट को एक कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट पे, और उसकी वजह से जो हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन का देखें, अगर हम इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहला जो होता है कि अगर हम लोग इस इन्फिनिटी पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो जब प्लेस होता है तो अगर इन्फिनिटी पे हमारा इमेज जो ऑब्जेक्ट है अगर वो प्लेस हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी पे हो गया, और जो पोजीशन ऑफ द इमेज होता है वो हमारा फोकस पे कहीं ना कहीं बनता है, और जो साइज होता है इमेज का वो हाईली डिमिनिश्ड हो सकता है। जैसे देख सकते हो आप, इन्फिनिटी पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, अब वो कहीं ना कहीं पॉइंट साइज टाइप का हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो गया, और अब फोकस पे जो है वो कहीं ना कहीं बन गया, राइट। जो नेचर होता है इसका वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस में अगर मान लेते हैं हम लोग पोजीशन करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन दी इन्फिनिटी, राइट, एंड द पोल, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी अगर प्लेस करते हैं तो जो इमेज का जो पोजीशन होता है वो बिटवीन दी पी एंड एफ होता है, बट याद रखिएगा बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है, और बिटवीन द पी एंड एफ होता है, और जो साइज होता है अगेन आप देख सकते हो कंपैरेटिवली डिमिनिश्ड हो जाता है, और जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है हमेशा। जो हमारा आप देख सकते हो सीधा जो है ऑब्जेक्ट भी और सीधा हमारा इमेज भी है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही जो होता है नेचर होता है, और साइज हमेशा डिमिनिश्ड ही बनता है, ठीक है। अब यूजेस क्या होता है एक्चुअली कन्वेक्स मिरर का? तो पहला तो होता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर की तरह कहीं ना कहीं यूज किया जाता है व्हीकल्स में, और ये सब मिरर्स को यानी कन्वेक्स मिरर्स को हम लोग फिट करते हैं ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स आल्सो, राइट, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम। और ये साइड ऑफ द व्हीकल्स में भी हमारे जो फिट होता है ये सब इन ग्लासेस,
और ये हमें ड्राइवर को हेल्प करता है ट्रैफिक जो पीछे उसके होते हैं उसको देखने के लिए। अच्छा, कन्वेक्स मिरर को हमेशा हम लोग यूज करते हैं, हम लोग आपको जाकर इस वजह से, बिकॉज हमारे कार्स में, हमारे रियर व्यू में भी, क्योंकि ये हमें इनेबल करता है ड्राइवर को टू व्यू मच लार्जर एरिया, हमें ये ज्यादा से ज्यादा लार्जर एरिया को जो है वो देखने में मदद करता है, बिकॉज आप देखते होंगे कि लार्जर ऑब्जेक्ट को भी वो कहीं ना कहीं डिमिनिश्ड करके दिखा देता है, राइट। सो हमारा रियर व्यू होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो कितना भी दूर तक ज्यादा से ज्यादा एरिया को डिमिनिश्ड करके अपने ऊपर रियर व्यू में जो है वो दिखा देता है, हमको जाके रियर व्यू जो हमारा मिरर रहता है हमारे कार में लगा हुआ उसमें दिखाता है। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं व्हीकल कार्स में भी। अब हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये साइन कन्वेंशन जान लेना जरूरी है बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर हमें जब मैथमेटिकली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का सही से जानना बहुत जरूरी है। तो साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं? पहला ये है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, राइट। दिस हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा प्लेस्ड होता है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है ये जो हमारा ए बी है ये हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर पे जो है हमेशा जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होगा, ठीक है। ये दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसका ये मतलब होता है कि जो लाइट होगा, बिकॉज आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ही कहीं ना कहीं लाइट जो है वो इमिट करता है या लाइट उसके ऊपर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है फर्दर हमारे मिरर की तरफ, तो उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट जो है हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब लाइट भी होगा कहां से आएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, हमारे मिरर के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से आके पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप डायरेक्ट ऑफ द इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, राइट। जो दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं, राइट, जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग जितने भी डिस्टेंसेस जो कि पैरेलल होते हैं एक्चुअली टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम लोग पोल से मदद करते हैं, राइट। पोल जो होता है हमारा कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है और वहीं से हम लोग सभी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन दैट इज द अलोंग द एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, while those measured to the left of the origin that is along minus x axis are taken negative। जितने भी distances to the right that is this hand, ये पोल हमारा ओरिजिन हो गया, तो हमारा राइट हैंड एक्स जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया या राइट जो हमारा राइट हैंड टू दी ओरिजिन हो गया वो हमारा इस साइड हो गया। इसमें हम लोग हमेशा जो लेते हैं वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हमारा जितना भी डिस्टेंसेस होता है उन सभी को हम लोग दैट इज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, बट जो लेफ्ट हैंड साइड होता है यानी जो पोल का लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव लेते हैं, यानी ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, इस पिक्चर में भी समझाया हुआ है कि डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज नेगेटिव एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, राइट। चौथा ये है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग द प्लस वाई आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी जो भी डिस्टेंस हम लोग प्लस वाई की तरफ लेते हैं यानी ऊपर की तरफ दैट इज टू द टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग लेते हैं और या अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो लेते हैं जिसको हम लोग प्लस वाई एक्सिस कहीं ना कहीं मान ले तो वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जितना भी हम लोग नीचे की तरफ लेते हैं उस सब को हम लोग नेगेटिव में, उसका जितना भी डिस्टेंसेस है जो हाइट होता है उसको नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। दैट इज पांचवा जो पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग द माइनस वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी जितना भी डिस्टेंसेस होता है जो कि हम लोग लेते हैं नीचे दैट इज द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो दैट इज ए बी डैश जो हमारा कहीं ना कहीं है, ये को ऑब्जेक्ट मानो या इमेज जो भी आप मानो यहाँ पर, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो हाइट लेंगे वो डाउनवर्ड है जो तो नेगेटिव लेंगे और यहाँ पर जो हाइट है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे इस केस में। अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला जान लेना जरूरी है और एंड मैग्निफिकेशन, बिकॉज सब जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है, पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है पोल और हमारा ऑब्जेक्ट के बीच में उसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यही जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय वी, यानी जो दूरी होती है इमेज और पोल के बीच में, इमेज और पोल के बीच में उसे हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं और उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अच्छा, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो यानी जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहीं ना कहीं फोकल लेंथ बोलते हैं। और अब आ गया मिरर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u कुछ भी नहीं है बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v कुछ भी नहीं है बट इमेज डिस्टेंस है और f कुछ भी नहीं बट फोकल लेंथ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आया मैग्निफिकेशन का
फॉर्मूला। पहली बात तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन एक्चुअली गिव्स अस अ रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, है ना। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम लोग h डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। या शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो हाइट रहती है, जो इमेज जो हमारी बनती है उसकी, और जो हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की, उसे नीचे लेते हैं डिवाइड में। और एक और ये भी इंपॉर्टेंट है कि दैट इज m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। यहाँ पर v कुछ भी नहीं है, बट वो वही है हमारा इमेज डिस्टेंस, और u कुछ भी नहीं बट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, राइट। ये हमें हेल्प करता है हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको हाइट ऑफ द इमेज दे देगा आपको, और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा, आपको दे देगा इमेज का डिस्टेंस, और आपको पूछ देगा निकालने के लिए, आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है, तो इसे भी याद रखना है हमें। अच्छा, एक होता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा हाइट जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। यानी जो नीचे वाला होता है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो नीचे होता है ये, उसे हम लोग हमेशा दैट इज द डिनोमिनेटर टू दैट टू दिस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, राइट। और हाइट जो होता है हमारा इमेज का शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बने, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट जब इमेज बनता है, तो उस केस में हम लोग जो हाइट होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। बट अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है तो उस केस में हम लोग नेगेटिव लेते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं हाइट को। अच्छा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन जो है हमारा कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है दैट इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और आपका मैग्निफिकेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव उसका वैल्यू आ जाए, राइट, इसका वैल्यू m का नेगेटिव आ जाए, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज है हमारा कहीं ना कहीं रियल है, राइट। और अगर पॉजिटिव इसी का वैल्यू मान लीजिए m का आ गया, तो ये इंडिकेट करता है कि इमेज कहीं ना कहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट है, राइट। अब कुछ और क्विक कॉन्सेप्ट ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए। अगर हमारे कहीं ना कहीं हमारा अगर क्वेश्चंस में पूछता है कि इमेज जो बन रहा है क्या वो मैग्नीफाइड है या सेम है या कहीं ना कहीं एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट और या डिमिनिश्ड है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो, यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा है, इसको मॉड्यूलस आप जानते हो बोलते हो। मैग्निफिकेशन का मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, इस वजह से यहाँ पर मॉड्यूलस दिया हुआ है, राइट। तो m मॉड्यूलस दैट इज मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगा। बट वहीं अगर mh का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका मतलब इमेज जो होगा वो सेम साइज का होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट अगर m की वैल्यू दैट इज अगर मान लो मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सो हम इसका जो पार्ट 2 है उसको भी बनाएंगे, उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन एंड अबाउट द लेंसेज। सो उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय।